अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में जो एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक है सत्ता, ऑथोरिटी। सत्ता क्या है? हमने शक्ति के बारे में पढ़ा, तो शक्ति के बारे में पढ़ा कि एक पावर होती है। शक्ति से मतलब पावर, जिसके पास में संसाधनों आदि पे अधिकार हो और जो बल प्रयोग के माध्यम से दूसरों पर अपनी इच्छानुसार कार्य करने की एक योग्यता या क्षमता हो, तो वो तो शक्ति हुई। अब पढ़ेंगे भाई सत्ता क्या है? ऑथोरिटी। ऑथोरिटी, सत्ता। तो सत्ता क्या है कि भाई आज्ञा पालन कराने का अधिकार। सत्ता मीन्स ऑथोरिटी। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई न्यायपालिका को अथॉरिटी है, सरकार को अथॉरिटी है कि वो किसी को आदेश जारी करके आज्ञा पालन करा सकती है। पर इसका भी हम स्वरूप को स्पष्ट करेंगे। यदि हम इसका स्पष्ट हम जब जब स्वरूप करें तो इसमें देखेंगे जैसे अथॉरिटी है मतलब पहले पावर होगी, पावर प्लस लिगटेसी, वैधता, लिगेटेसी बराबर अथॉरिटी। तो हम ये समझ गए कि जब सत्ता और वैधता मिलकर क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। पावर का मतलब शक्ति और वैधता का मतलब लोग उसको इसलिए पालन करें क्योंकि वो सही है, वैध है। जैसे हम सरकार का आदेशों की पालन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है, हमको विश्वास है कि हमने इनको इलेक्ट किया है, हमारे द्वारा निर्वाचित है और हमारे हितों के लिए कार्य कर रही है, तो वो कहलाएगी वैधता। वैध है सरकार। कैसी है? वैध है। पावर क्या है? बल प्रयोग की क्षमता, कॉरशिप, बल प्रयोग की क्षमता है। शक्ति भी हो और इसमें वैधता हो, जनता की सहमति प्राप्त हो, जनता ये माने कि हमारे द्वारा चुने गए हैं और हित हो, तो तब जाके ऑथोरिटी बन जाती है। ऑथोरिटी का फिर क्या हुआ कि आज्ञा पालन कराने का अधिकार। जनता में जो आदेश जारी कर जाते हैं सरकार के द्वारा, तो जनता के द्वारा उसका आज्ञा पालन कर लिया जाता है। यदि नहीं करती है जनता, तो फिर उसके लिए फोर्स या बल का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस बात को समझ रहे हैं कि पावर, ऑथोरिटी क्या है? एक सत्ता है। जैसे अब सत्ता बीजेपी की है, तो सत्ता को हमने लेगिटिमेसी दी। पहला, उसमें पावर तो है, बल प्रयोग तो है, पर हमने उसको वैधता दी है। हमने इलेक्ट किया है और इलेक्ट करने के साथ ये भी है कि ये हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे हितों के लिए कार्य कर रही है। अब देखो, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कितनी बढ़िया, एक बहुत ही एक अच्छा वो लिखा है रूसो ने क्या लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि सबसे बलशाली मनुष्य भी सदा सर्वदा शक्तिशाली नहीं रह सकता यदि वह अपनी शक्ति को अधिकार, राइट और ड्यूटी का रूप नहीं देते। भाई रूसो ने देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। रूसो ने कहा है कि कोई भी जैसे शक्तिशाली मनुष्य है, पावरफुल, रूसो क्या कहता है, जैसे कोई मनुष्य पावरफुल, कोई पावर है, कोई सत्ता है, सदैव स्थायी नहीं रह सकती। यदि कब तक? जब तक उसको जनता के द्वारा राइट्स एंड ड्यूटी से नेम ला दी जाए। जब जनता ये मानेगी भी ये हमारे अधिकारों के लिए कार्य कर रही है, हमारे अधिकारों का रक्षक है और इसका पालन करना हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक वह सत्ता स्थायी नहीं हो सकती। ये रूसो ने कहा है। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो रूसो इस बात को बार बार इंगित कर रहा है कि सत्ता कब स्थायी है? जब इसमें राइट्स हो और ड्यूटी हो, जनता ये माने कि ये हमारे अधिकारों के लिए कार्य कर रही है और दूसरा ये हमारा कर्तव्य है, तभी जाके स्थायी हो सकती है। मतलब शक्ति कब कब स्थायी है? जब उसको वैधता प्राप्त हो, ये सही है हमारे लिए। सत्ता के विश्लेषण के बारे में हम देखेंगे कि सबसे जो बेहतर जो विश्लेषण किया है वो किया है मैक्स वेबर ने। यदि हम सत्ता का विश्लेषण देखें तो सबसे बेहतर किसने किया है? मैक्स वेबर ने सत्ता का। तो मैक्स वेबर
सत्ता का 3 प्रकार से विश्लेषण करता है। परंपरागत, पहला तो क्या है, ट्रेडिशनल। 3 रूप है, मतलब वो 3 रूप देता है, मतलब सत्ता को। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल परंपरागत सत्ता। यदि हम किसी व्यक्ति या वंश की परंपरागत रूप से आदेशों को मानते हुए आ रहे हैं, हमने उसको चुना नहीं है, पर वो एक ट्रेडिशनल चला रहा है, परंपरा चली आ रही है, तो वो सत्ता कौन सी कहलाएगी? ट्रेडिशनल कहलाएगी। जैसे ब्रिटेन में है, ये परंपरा है कि भाई राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका पालन किया जाना चाहिए, तो आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र है। ये परंपरा है, मतलब एक तरह की ट्रेडिशनल है। आज भी कई आदिवासी क्षेत्रों में जो वहाँ के समूह के जो लोग होते हैं, उनको शक्तिशाली माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। तो सत्ता का ये तो रूप हुआ ट्रेडिशनल। दूसरा है करिश्माई चार्मिस्ट। करिश्मा, चार्मिस्ट, CHARISMATIC, करिश्मा, करिश्मा। तो करिश्माई व्यक्तित्व क्या होता है? यदि कोई सत्ता, कोई नेता में कोई अनोखा व्यक्तित्व होता है, प्रभावशाली लीडरशिप क्षमता होती है, तो वो शक्तियों को अर्जित कर लेता है। जैसे भारत में नेहरू, इंदिरा गांधी, ये क्या थे? महात्मा गांधी, ये करिश्माई व्यक्तित्व था। इनमें व्यक्तित्व कैसा था? आकर्षक थी, भीड़ की भीड़ चलती थी। तो ट्रेडिशनल तो परंपरागत वंश या व्यक्ति के आधार पर पालन करने का आधार है। करिश्माई क्या है कि नेता का एक आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, जिससे भीड़, जो पीपुल हैं, लोग हैं, उनका फॉलो करें करिश्माई रूप से, उसका अनुसरण करें, तो वो करिश्माई व्यक्तित्व कहलाए। वो भी एक सत्ता का रूप है। तीसरा क्या है? कानूनी तर्क संगत, लीगल रैशनल। तो इसमें क्या है? लीगल रैशनल, लीगल रैशनल, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो इसमें क्या है कि जब कोई सत्ता, संगठन, व्यक्ति कानूनी रूप से और एक तर्कसंगत रूप से निर्वाचित हुआ हो, चुना गया हो, उसने वो पद प्राप्त किया हो, तो हम ये मानते हैं कि वो सही ढंग से चुनाव हुआ है, उसका सही ढंग से चुना गया है, सही ढंग से उसने पद प्राप्त किया है, तो हम उसको लीगल और रैशनल, कानूनी और तर्कसंगत रूप से उसको वैध मान लेते हैं। जैसे नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। हम एक अधिकारी के आदेश क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक PSC के द्वारा चुना गया एक अधिकारी है और ये हमारे हितों के लिए कार्य कर रहा है, सही ढंग से चुना गया है। यदि कोई अधिकारी को बिना परीक्षा के ही बैठा दिया जाए, तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम करेंगे गलत है, लूट प्रणाली है। तो पर वो ब्यूरोक्रेसी क्या है? नौकरशाही इसका सबसे अच्छा रूप है कि ये किसका? कानूनी तर्कसंगत रूप का। क्योंकि उसमें सही रूप से पद को जो प्राप्त किया है उसने, वो एक प्रोसेस के माध्यम से प्राप्त किया, लीगल प्रोसेस। जैसे एक IAS एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, फिर इंटरव्यू देता है, फिर वो ट्रेनिंग करता है, फिर जाके वो एक अपना पद धारण करता है। तो वो कौन सी प्रोसेस है? लीगल प्रोसेस के तहत में पद प्राप्त करता है। तो इसका क्या नाम दिया है उसने? कानूनी तर्कसंगत, लीगल रैशनी रैशनिशल करिश्माई व्यक्तित्व। तो ये मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं। परंपरागत, ट्रेडिशनल, जिसे हमें कोई परंपरागत या वंश के आधार पर माने। करिश्माई व्यक्तित्व, इसमें कोई एक आकर्षक व्यक्तित्व हो। और कानूनी तर्कसंगत, लीगल रैशनल, जब कोई अधिकारी या सत्ता को हम ये माने कि एक निर्धारित पद या प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किया है। अब है अन्य सत्ता के प्रकार। कुछ प्रकार हम अन्य भी देखेंगे। एक तो आता है देवीय अधिकारों पर आधारित, डिवाइन राइट्स। डिवाइन राइट्स सत्ता का एक रूप है, डिवाइन राइट्स। डिवाइन, DIVI, डिवाइन राइट्स मतलब देवीय आधार पर सत्ता।
यदि हम ये माने कि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो हम जैसे प्राचीन काल में हम मानते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, जैसे हम इंग्लैंड में जेम्स प्रथम और चार्ल्स को मानते हैं। और देखो सबसे जो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है फ्रांस का लुई 14। ये कहता था कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। फ्रांस का लुई 14 कहा करता था, आई एम प्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, प्रतिनिधि हूँ। तो यदि हम ईश्वर के आधार पर उनकी आज्ञाओं को पालन करें, उनकी शक्तियों को माने, उसकी आज्ञाओं को उचित माने, न्यायपूर्वक माने, तो वो कौन सा सिद्धांत है? डिवाइन राइट्स, देवीय अधिकारों का सिद्धांत। कि इस राजा को, इस व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्तियां दी गई है। जैसा कि फ्रांस का लुई 14 कहा करता था कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ही वॉज प्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। ठीक। दूसरा है बल आधारित, यदि शक्ति में बल प्रयोग किया जाए। दूसरा क्या है? सत्ता लोग आज्ञा पालन जब भी कर लेते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, संविधान के द्वारा प्रदत्त हो। जैसे हमारे संविधान में प्राप्त है कि भाई राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, निश्चित चुनाव होंगे 5 साल बाद में, तो एक संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल है वो। हम मानते हैं, वोटिंग करते हैं, इलेक्ट होते हैं वो, और फिर हम उनकी सत्ता को, ऑथोरिटी को मान लेते हैं। तो ये क्या क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, संवैधानिक सत्ता। एक आता है इलीगल सत्ता, अवैध सत्ता। इलीगल क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति सत्ता को बलपूर्वक, छलपूर्वक, सैनिक क्रांति से प्राप्त कर लेता है तो वो सत्ता इलीगल कहलाएगी। वो सत्ता कौन सी कहलाएगी? इलीगल है, इलीगल है। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं, सत्ता क्या है? शक्ति और वैधता का बराबर रूप है। तो पावर में वैधता मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी, लोग मानेंगे कि ये सही है, तो वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है। वो सत्ता बनाती है। सत्ता क्या है? आज्ञा पालन करने का अधिकार है। और रूसो ने कहा है कि सबसे बलशाली मनुष्य भी सदा शक्तिशाली नहीं रह सकता यदि उसने उसकी जो पावर को राइट्स और ड्यूटी का रूप नहीं दे दिया हो, जनता की सहमति प्राप्त नहीं कर ली हो, तो वो भी सदैव प्रभावशाली नहीं रह सकता। फिर मैक्स वेबर के 3 विशेषण हैं, ट्रेडिशनल है, करिश्माटिक है, चार्मिस्ट, चार्समेटिक, चार्म, लीगल रेशनल है, इसमें नौकरशाही है। अन्य जो सत्ता के प्रकार वो डिवाइन राइट है, देवीय अधिकार है। इसमें फ्रांस का लुई 14 कहता है कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। संवैधानिक सत्ता जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हो, बल जब बल के माध्यम से सत्ता हो, पर ये अस्थायी है। अवैध सत्ता जब बलपूर्वक किसी को हम सत्ता पर कब्जा कर लें। दूसरा आता है सत्ता के कार्य। सत्ता कौन कौन से कार्य कर सकती है? तो इसमें बताया है कि सत्ता 2 प्रकार की कार्य करती है। एक तो है समन्वय, विभिन्न व्यक्तियों के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है। और सत्ता एक अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब सत्ता एक सिस्टम को, शासन को, समाज को और सभी मूलभूत भूतों शासन के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है और मूलभूत कार्य भी करती है। सत्ता की प्रकृति, नेचर क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सत्ता की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? तो सत्ता के 2 रूप बताए हैं। बियर एक विद्वान हुई थी, उसने बताया, बियर ने, कि सत्ता 2 प्रकार की है।
एक तो फॉर्मल होती है सत्ता। यदि हम औपचारिक रूप से सत्ता को देखें कि फॉर्मल सत्ता क्या है, उसमें क्या है, सत्ता फॉर्मल फॉर्मल ऑथोरिटी, इसमें क्या है, एक तो आदेश ऑर्डर देने की शक्ति होती है, प्लस जो ऑर्डर है वो नीचे फ्लो होते हैं, फ्लो अप से डाउन। जी, तो फॉर्मल ऑथोरिटी की दो बातें आती हैं। फॉर्मल ऑथोरिटी की दो बातें आती है कि औपचारिक सत्ता में महत्वपूर्ण विशेषता तो क्या है कि इसमें ज़्यादा औपचारिक सत्ता हम देखें तो इसमें अधीनस्थों को आदेश देने की शक्ति होती है, बल प्रयोग भी किया जा सकता है, और सत्ता आदेशों को जो मनवाने की जो बात है वो ऊपर से नीचे आती है। और दूसरा सिद्धांत है स्वीकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टनेस थ्योरी। एक्सेप्टनेस थ्योरी। और दूसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है, एक्सेप्टनेस थ्योरी, एक्सेप्टनेस स्वीकृति का सिद्धांत, स्वीकृति सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, एक्सेप्टनेस। तो इसके जो प्रमुख जो समर्थक थे वो थे चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड उसके जो प्रमुख जो जो समर्थक थे वो कौन थे, चेस्टर बर्नार्ड। तो ये चेस्टर बर्नार्ड तो मतलब इसमें बताया है कि भाई सत्ता की प्रकृति क्या है, कि जब अधीनस्थों के द्वारा उसको स्वीकृत की जाए, उसको अपने हित के लिए माना जाए, उसकी आज्ञाकारिता, ओबिडेंस, आदेशों की ओबे की जाए, आदेशों को पालन किया जाए, तो वो स्वीकृति का सिद्धांत कहलाएगा। तो स्वीकृति सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था, चेस्टर बर्नार्ड था। जैसे व्यवहारवादी और मानववादियों के समय ये सत्ता का ये सिद्धांत आया था। दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं कि सत्ता की प्रकृति दो प्रकार की होती है। बियर ने उसे दो प्रकार से बांटा है। एक तो औपचारिक सत्ता। यदि हम औपचारिक सत्ता देखें तो औपचारिक सत्ता में तो क्या है, जैसे एक तो है फॉर्मल। फॉर्मल ऑथोरिटी में तो सत्ता आदेश देने का अधिकार होता है, ऑर्डर, एंड ऊपर से नीचे फ्लो होता है। फ्लो कैसा है, ऊपर से नीचे, और आदेश। जबकि स्वीकृति के सिद्धांत में क्या है, इसका प्रमुख समर्थक कौन है, चेस्टर बर्नार्ड है। तो चेस्टर बर्नार्ड और व्यवहारवादी व मानववादी जो अन्य जो विचारक थे वो मानते थे कि भाई हमको सत्ता जब भी मानी जाएगी जब उसको जनता के द्वारा स्वीकृत की जाए, सहमति हो, जनता वैध माने, उचित माने, न्यायप्रिय माने, तो ही सत्ता आगे आगे चल सकती है। और उस सिद्धांत का नाम दिया स्वीकृति का सिद्धांत। तो हम डिस्कस को फिर दोहरा देते हैं। सत्ता क्या है, आज्ञा पालन कराने की शक्ति, एक फॉर्मल रूप है। जैसे सरकार एक संस्था है, पर ये किससे बनी है, पावर से और वैधता से। पावर प्लस लिगमेटेसी, इससे बनती है ऑथोरिटी, सत्ता। जब उसमें सत्ता भी हो, बल प्रयोग भी हो, बल प्रयोग की क्षमता हो, ये प्रयोग करा नहीं है, कैपेसिटी ऑफ पावर, एंड लिगमेटेसी वैधता हो कि भाई ये उसका सही ढंग से चयन हुआ है, हमारे हितों के लिए है, तो फिर वो एक ऑथोरिटी, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, फॉर्म बन जाता है, सरकार का रूप बन जाता है, उसको हम सत्ता कहते हैं। तो इसमें बियर ने सत्ता की प्रकृति, स्वीकृति का सिद्धांत का प्रमुख समर्थक चेस्टर बर्नार्ड है, और सत्ता की तूर मैक्स वेबर की तीन, परंपरागत का और करिश्माई कानूनी दर्शन व्याख्या, और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि जब तक शक्तिशाली व्यक्ति आज्ञा पालन और राइट का समर्थन नहीं करेगा वो शक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा होता है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे शक्ति का संरचनात्मक सिद्धांत। ये बहुत एक महत्वपूर्ण है। वैसे शक्ति का हमने पहले पढ़ लिया था, पर ये एक लास्ट पोर्शन है उसमें जो आधुनिक जो उसकी सोच है। तो शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत,
कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू, दृष्टिकोण कौन सा है? कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू। इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे शक्ति को रचनात्मक सिद्धांत के आधार पर। कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू, कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू शक्ति को रचनात्मक सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे। मतलब जो शक्ति का जो ट्रेडिशनल अर्थ था, ट्रेडिशनल मीनिंग, शक्ति का ट्रेडिशनल मीनिंग तो क्या था? भौतिक, आर्थिक, सैनिक साधनों पर नियंत्रण और लोगों पर बल प्रयोग की क्षमता, बल प्रयोग करना, आदेश देना, ये तो था ट्रेडिशनल मीनिंग। ये तो था ट्रेडिशनल मीनिंग, इसमें ऑर्डर हो, पावर हो, बलपूर्वक प्रयोग भी किया जा सके, ऐसी पहुंच हो, तो ये तो उसका एक ट्रेडिशनल पहुंच था। पर एक नया दृष्टिकोण कराया है शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत, कॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरी। तो शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत क्या है? वो ये कहता है कि शक्तिहीन व्यक्ति को शक्ति संपन्न बनाने पर जोर देता है। कॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरी क्या है? ये कहता है कि जो पावरलेस व्यक्ति हैं, पावरलेस, जिन व्यक्तियों के पास में कोई शक्ति नहीं है, गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको पावरफुल बनाया जाए। उनको क्या बनाया जाए? पावरफुल। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू है। यदि हम इस संदर्भ में इसको देखें कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू में, तो वो क्या है? पावरलेस व्यक्ति को पावरफुल बनाया जाए, तो उसका नाम दिया है कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू, शक्ति का संरचनात्मक सिद्धांत है। इसमें 3 वैसे विद्वान हैं, अन्ना अरेंट, मैकफर्सन और महात्मा गांधी। इस प्रकार हम इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं।